धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर। इस वाद विवाद में मुझको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत ओझा जी का बड़ा लंबा वक्तव्य हम लोगों ने सुना, लेकिन इनको अपनी बात कह के सदन से निकल जाने के अलावे और कुछ आता नहीं है मान्यवर। अच्छा, इनका बात तो सुन लीजिए। वही बात कर रहे हैं कि अपनी तो लंबी बातें का कह बात लिए सुन लीजिए और अपनी बात कह के सदन से चलने की तैयारी कर रहे हैं। बोलिए संसदीय कार्य मंत्री जी। पहला पारी में इसी बात को उठाया गया, उसका जवाब सरकार दिया गया, सरकार ने उत्तर दिया, अपना बात सुना लिए। इसीलिए हम आपके आग्रह करना चाहते हैं कि हमारा भी बात सुने। नहीं तो आसन भी आग्रह कर रहा है कि कम से कम बात सुनिए। आप क्या बोल रहे थे? बात को रखने के काम किया, हम लोग सुने। अब हमारी बात को भी आप लोग सुनिए। सुनिए, बैठिए। सरकार के पद को सुनना चाहिए। मैंने आप खाली सिर्फ अपना ही बोलिएगा। चलिए ठीक है, बोलिए सुशरण जी। सुशरण जी बोलिए, आप अपना बात निकल। अच्छा बोलिए ना, आप अपना बात बोलिए। अध्यक्ष महोदय, बार बार आनंद ओझा भी बोल रहे थे कि घुसपैठ होता है, बांग्लादेश घुसता, केंद्र में सरकार उसका है। अगर उतना ही आनंद ओझा को चिंता है तो केंद्र सरकार से अमित शाह से कहे कि बोतल में सील करे। और बार बार बोलता है कि 5 लाख नौकरी का बात करता है। ये लोगों ने भी तो कहा था कि हमने जब 2014 में चुनाव देख के आया था नरेंद्र मोदी, तो 2 करोड़ शहर में नौकरी देंगे बोल के बोला। अरे ये लोग चले जाते हैं, हम सुनाते बढ़िया से सोच रहे हैं अध्यक्ष महोदय आप हमको बोलने का मौका, लोग चले जाते हैं तब हम लोग बढ़िया से सुनाते हैं। सुदीप कुमार जी चलिए। मान्यवर, निंदक नहीं राखिए आंगन कुटी छवाए, लेकिन ऐसा निंदक तो नहीं चलेगा मान्यवर जो अपनी बात कह ले और अपनी बात कह के वॉकआउट कर जाए। भ्रम, झूठी बात, मिथ्या बातें, ऐसी चीजें जिनका कोई आधार नहीं है, अपने समर्थकों की तुष्टीकरण के लिए तुष्टीकरण का एक हवा खड़ा करने का प्रयास, ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों के चरित्र का एक मूलभूत हिस्सा है। गृह कारा और आपदा पर जब अनंत ओझा जी बोलने को शुरू हुए तो मुझको उसी समय यह लगा कि प्रदेश के विकास से संबंधित विभागों के विभागवार खर्च के आंकड़ों को तो नहीं दिया, गृह विभाग के बारे में क्यों बोल रहे हैं। फिर यह समझ में आ गया कि गृह विभाग के माध्यम से बांग्लादेशी घुसपैठ की बात, साहबगंज में डेमोग्राफिक चेंज की बात, ये तमाम बातें जो तुष्टीकरण का सबसे बड़ा साधन है, अपने समर्थकों का उसके लिए पहुंच गए। हमारे माननीय सदस्य झिंगा भाई ने बिल्कुल सही कहा, झारखंड का कोई भी बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगता है। साहबगंज का बॉर्डर भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगता है, पश्चिम बंगाल से लगता है। अगर बांग्लादेश की घुसपैठ है तो यह बांग्लादेश के बॉर्डर से है, और अगर बांग्लादेश बॉर्डर पर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो उसके लिए सबसे बड़ी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार की है। आदरणीय मोदी प्रधानमंत्री जी जब नहीं हुआ करते थे, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो भाषणों में बड़ी पुरजोर आवाज करते थे कि देश की सीमाएं जब सील रहेंगी तो आतंकवादी कहां से घुसेगा। यह केंद्र की सरकार की कमजोरी है कि आतंकवादी घुसते हैं देश में और हमला करके चले जाते हैं। मान्यवर, जब पुलवामा हुआ तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य नहीं आया कि 300 किलो आरडीएक्स कहां से आ गया था। जिस रूबिका पहाड़ी की बात करते हुए इनकी आवाज नहीं थकती है, गले में दर्द नहीं होता है, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी के मामले में ये चुप हो जाते हैं। मान्यवर, अंकिता भंडारी की हत्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रिजॉर्ट में हुई
और साक्ष्य मिटाने के लिए 2 दिन में 2 बार उसके ऊपर बुलडोजर चलाया गया, और आज तक वह केस जिसका उद्भेदन नहीं हुआ कि अंकिता भंडारी की हत्या के पीछे कारण कौन थे, इसका जिक्र नहीं आता। मान्यवर आदरणीय रामेश्वर बाबू के एक वक्तव्य का बड़ा जोर शोर से अपने पक्ष में अनंत जी इस्तेमाल कर रहे थे। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि सदन में आज बाबूलाल जी रहेंगे तो उनको भी उनका वह वक्तव्य याद दिलाऊंगा कि तीसरी दुनिया में जो उनका गृह प्रखंड है, हमारे जिले से ही है मान्यवर, तीसरी दुनिया में पत्रकार सम्मेलन में बड़े सीना ठोक कर आदरणीय बाबूलाल जी ने कहा था कि हरिद्वार जाकर खेती बाड़ी कर लूंगा, कुतुब मीनार पे चढ़ के कूद जाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। और इनकी राजनीतिक मजबूरी देखिए। 6 तारीख के वक्तव्य में हमने यह कहा था कि इस पार्टी का राजनीतिक तौर पर अस्तित्व समाप्त हो चुका है झारखंड में। मुद्दा विहीन यह विपक्ष ऐसी बातें करता है जिनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष दूसरे दल से आयात करके आया, सचेतक तीसरे दल से आयात करके आया, नेता प्रतिपक्ष जो बने थे वो भी किसी और दल से आयात होकर आए थे। और जब बाबूलाल जी के उन वक्तव्यों और कथनों को याद दिलाने की जरूरत थी तो आदरणीय बाबूलाल जी आज नहीं है। जब हम ये बात बोल रहे होते, सामने में बाबूलाल जी होते, तो हम लोग भी रिएक्शन देखते कि उनका चेहरा क्या कहता है। मान्यवर, बड़ा झारखंड में ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव तस्करी पर बड़े चिंतित थे अनंत जी। ये सारे मसले झारखंड की जनता के हितों के नहीं थे मान्यवर, ये सारे मसले अपने समर्थकों के तुष्टीकरण के थे। उनकी बातों को पढ़ते पढ़ते गूगल में जितना हमने सर्च किया मान्यवर, 5 साल में झारखंड में 1574 लोग मानव तस्करी के शिकार हुए हैं। ये 5 वर्षों का आंकड़ा है। और एनसीआरबी का डेटा यह कहता है मान्यवर कि 2016 में गुजरात में 7105 महिलाएं लापता हुई, 2017 में 7712 महिलाएं लापता हुई हैं, 2018 में 9246 महिलाएं लापता हुई हैं, 2019 में 9268 महिलाएं लापता हुई हैं और 2022 में 8290 महिलाएं लापता हुई हैं। यानी इन कुल 5 वर्षों का अगर क्यूमुलेटिव डेटा देखते हैं मान्यवर, तो ये लगभग 5 सालों में 40,000 महिलाएं गायब हैं। और न तो राष्ट्रीय मीडिया में न तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ये चिंता है कि गुजरात की उनकी महिलाएं, उनके परिवार की महिलाएं 40,000 गायब हो गई, वो आखिर कहां गई, इसका कोई आंकड़ा नहीं। तो गुजरात में महिलाओं का ह्यूमन ट्रैफिकिंग इनको नहीं दिखता है मान्यवर। 1574 मामले पूरे झारखंड में 5 वर्षों में हुए, वो दिखता है। 40,000 का मामला इधर रख दो और 1574 के मामले पर तुष्टीकरण की बात कर दो। जब जिस मामले में इन लोगों ने कहा है मान्यवर, तब तक उस मामले के उद्भेदन के बाद यह साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार को बदनाम करने के लिए लगातार उन्हीं बातों को करते हैं जिन बातों का कोई सर और पैर नहीं होता है। आज ये बड़े हितैषी बन गए जेएसएससी के सीजीएल पेपर लीक के मसले को लेकर। इसी राज्य ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी की परीक्षा कराई मान्यवर, और उस परीक्षा के परीक्षाफल ने कुछ ऐसे परिवारों को गौरवान्वित होने का मौका दिया जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उनका बाल बच्चा ऑफिसर बनेगा। ग्रिल गेट बनाने वाले एक व्यक्ति की बेटी ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी में टॉप किया मान्यवर। मनीष जायसवाल जी के हजारीबाग जिले शहर का अखबार बेचने वाला एक हॉकर, उसके बेटे ने टॉप किया। प्रदेश की एक आंगनबाड़ी सेविका जेपीएससी के माध्यम से अफसर बनी, इसका जिक्र नहीं हुआ। जेएसएससी के घपले हुए, घोटाले हुए, सीबीआई की जांच हो, सदन नहीं चले, और इसी मामले को लेकर युवाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है मान्यवर। इसी समय में उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती का पर्चा लीक होता है मान्यवर। 48 लाख युवा इस
में बैठे थे मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार को परीक्षा को रद्द करना पड़ा। आज किस मुंह से सीबीआई की जांच की बात करने आए हैं? यूपी में तो इनकी सरकार है, पहले वहां तो सीबीआई की जांच करा दें, वहां सीबीआई की जांच करा दें, झारखंड भी सीबीआई की जांच कराएगा। लेकिन मान्यवर वो तो बोलने में डर लगता है ना, वहां योगी जी हैं, खौफ तो इतना ज्यादा इनको है कि योगी जी का बुलडोजर कहीं इनके घर पे नहीं चला है, इसलिए योगी जी के खिलाफ तो बोलेंगे नहीं। मान्यवर ये 3-4 आंकड़े हैं। जुलाई 2017 में पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड में 3,307 पोस्ट के लिए परीक्षा हुई। 400 रुपया का एप्लीकेशन फॉर्म 20 लाख लड़कों से लिया गया, यह पैसा भी गया और पर्चा लीक करके यह परीक्षा भी समाप्त हो गई। इसका जवाब इनके पास नहीं है मान्यवर। सितंबर 2018 में ट्यूबवेल ड्राइवर एग्जामिनेशन हुआ मान्यवर, 3,210 पद खाली थे, 2,50,000 लोगों ने फॉर्म भरे, पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। नवंबर में 2021 में यूपी टेट की परीक्षा में 60,000 पद थे, 21 लाख लोगों ने आवेदन भरे, परीक्षा रद्द हो गई। अभी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, फरवरी 2024 यूपी पुलिस में 60,244 पदों के लिए 48 लाख लोगों ने आवेदन किया, परीक्षा लीक हो गई। गुजरात की बात अगर हम करें, 21 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में परीक्षा लीक के मसले बनेंगे तो वहां सीबीआई की जांच की बात बेमानी है, लेकिन किसी विपक्षी राज्य में अगर बनेगा तो वहां पर बहुत जोर से ये लोग चिल्लाएंगे। मान्यवर, मुझको तो याद है कि परीक्षा में पेपर लीक के मामले में जब दंड का प्रावधान हम लोगों ने किया था तो कटौती प्रस्ताव डालने वाले यही विपक्ष के लोग थे जो उस कठोरतम दंड को कम कराना चाहते थे। ये कठोरतम दंड को कम कराने की इनकी इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं यह बताती है कि वो पेपर लीक वाले घोटाले से इनके भी कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए होंगे। इसलिए ये अपने लोगों को बचाने के लिए उस अधिकतम दंड को कम करना चाह रहे थे। लेकिन मैं यह निश्चित रूप से आपके माध्यम से झारखंड के बच्चों को, झारखंड के उन परीक्षार्थियों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी बड़ी तीव्र गति से अपनी जांच कर रही है। जो प्रथम दृष्टया दोषी लोग हैं वो जेल भी जा चुके हैं और आने वाले बहुत कम समय में इसका उद्भेदन भी होगा और जो लोग होंगे उनको हम लोग दंडित भी करेंगे। रह गया सवाल इन रद्द परीक्षाओं का पुनः करवाने का, तो मेरा भी आपके माध्यम से सरकार से आग्रह होगा कि इसमें कम से कम समय के लेते हुए इस रद्द परीक्षा को पुनः आयोजित कराने का प्रयास किया जाए। बजट के अभिभाषण में अनुपूरक बजट से घुसपैठ और वहां तक लेते चले गए, लेकिन इस बात को भूल गए कि 1,16,418 करोड़ का यह बजट, सामान्य बजट, जिसके बाद प्रथम अनुपूरक में हम लोगों ने 11,988 करोड़ मांगा, द्वितीय अनुपूरक में 8,111 करोड़ मांगा और तृतीय अनुपूरक में 4,981 करोड़ मांगा। यह राशि निश्चित रूप से हाथी उड़ाने के लिए नहीं ली गई। अगर हाथी उड़ाने के लिए ली गई राशि होती तो कुल राशि का 54% के बजाय शायद ये 94% होता। तो इनको पिछले सरकार के कार्यकाल में हाथी उड़ाकर पैसा बर्बाद करने की जो आदत लगी हुई है, निश्चित रूप से सरकार के कार्य लाभकारी योजनाएं इनको नहीं दिखती है। माने आज सूबे में खोज कर सर्वजन पेंशन के लोग नहीं मिलते हैं। वो 1,000 रुपया इनके लिए छोटी राशि हो सकती है, लेकिन किसी एक गरीब व्यक्ति के लिए 1,000 रुपया प्रतिमाह, उसके लिए एक आर्थिक सुरक्षा का बोध है। उसको यह मालूम है कि सरकार हर महीने उसके खाते में 1,000 रुपया भेज रही है, जिससे वह जरूरी दवाइयों से लेकर अपने बाकी चीजों खर्चों को भी चला सकता है। मान्यवर, सर्वजन पेंशन योजना में 9 लाख बच्चियां सरकार की योजना से आच्छादित हैं और ड्रॉप आउट का रेट घट रहा है। मान्यवर,
यह इनको नहीं दिखता है। अब वह आवास में ग्राम सभा और मुखिया जी के लिस्ट के अनुरूप सॉफ्टवेयर की सूची का न होना इनको आवास में घपलेबाजी दिखता है मान्यवर। लेकिन मेरा स्पष्ट यह मानना है कि हमारे मुख्यमंत्री चंपेदा गिरिडीह गए थे 20 तारीख को। गिरिडीह, धनबाद और बोकारो के तमाम लाभार्थियों को पहली किस्त देने के लिए, और मैंने जब मंच पर इस कल्याणकारी योजना की बातें रखते हुए उनसे यह आग्रह किया था कि इस वित्तीय वर्ष में आपने 2 लाख दिया है, अगले वित्तीय वर्ष में इसको 4 लाख कर दें, तो माननीय मुख्यमंत्री ने गिरिडीह की धरती पर से यह घोषणा की थी कि लोकसभा चुनाव के उपरांत 3 महीनों के अंदर में राज्य को 9 लाख आबुआ आवास मिलेगा। तो आज अनंत ओझा जी जिस बात के लिए चिंतित हो रहे हैं, जब ब्लॉक के पंचायत के सचिवालय में वेटिंग लिस्ट टंगेगी तो ये तय है कि जो लोग वेटिंग लिस्ट में अभी पिछड़ गए हैं, सरकार उनको भी 3 लोकसभा चुनाव के उपरांत 3 महीनों के अंदर में आवास देने का काम करेगी। इस बार 2 लाख आवासों के वितरण में प्रति पंचायत लगभग 45 से 50 के आसपास आवास गए मान्यवर, और 9 लाख का जब यह आंकड़ा पूरे राज्य के लिए आएगा तो प्रत्येक पंचायत पर 200 से लेकर 215 के बीच में आवास आएंगे। और हम ये मान के चलते हैं कि अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग प्रत्येक पंचायत के वैसे 270-80 भूमिहीन लोग जो खपड़े में फूस के घर में रहते थे और जिनकी खुली आंखों से यह सपना था कि उनके घर पर कभी छत हो, यह सरकार उनके सर पे छत होने का सपना भी साकार करेगी। तो यह खर्च इनको नहीं दिखेगा मान्यवर। इनको कभी यह नहीं दिखेगा कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी की बनी सरकार का खामियाजा झारखंड की जनता को 2021 के बाद से प्रधानमंत्री आवास से वंचित होकर चुकाना पड़ा है। यह सवाल ये कभी नहीं खड़ा कर पाएंगे मान्यवर। कभी यह पूछने का साहस नहीं कर पाएंगे कि केंद्र ने यूटिलिटी सर्टिफिकेट के नाम पर राज्य को पीएम आवास से जो वंचित किया उसके लिए दोषी कौन लोग हैं। तो यह मान्यवर आज पूरी बेशर्मी के साथ इस बात को ये लोग कहते हैं कि आपने 5 लाख रोजगार का वादा किया था। इनके नेता पूरी मजबूती के साथ कहते फिरते हैं कि मोदी की गारंटी है। मान्यवर 2014 के चुनावों के जो जुमले थे, जो झींगा भाई ने कहा 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, मान्यवर 15 लाख रुपया सबके खाते में, 2022 तक सबके घर पर पक्की छत, 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी, ये तमाम बातें गायब हो गईं और फिर नए जुमलों के साथ ये देश की जनता को भरमाने के लिए वापस आ गए। आज कह रहे थे कि इस प्रश्न के उत्तर में सरकार से मिला है कि रघुवर दास की स्थानीय नीति के आधार पर नौकरियों में समायोजन किया जा रहा है। रमेश हाजदा को भेजकर हमारी स्थानीय नीति को रद्द कराने वाले लोग आज पूरी ढिठाई के साथ ये कह रहे हैं कि रघुवर दास की नीति पर चल रहा है। मान्यवर, ये इनका दोहरा चरित्र है। हर उस चीज में जब भाजपा शासित राज्यों में कोई मसले बनेंगे तो इनके देखने के नजरिए अलग हैं, और विपक्षी राज्यों में कहीं मसले अगर बनेंगे तो इनके देखने के नजरिए अलग हैं। मान्यवर, आज 4,981 करोड़ के बजट पर अनुदान की चर्चा है। आने वाला कल नए साल के सामान्य बजट का होगा और मुझको बहुत उम्मीद है अपने माननीय वित्त मंत्री से कि यह व्यक्ति केंद्रित बजट होगा। यह बजट झारखंड की उन गरीब जनता, उन लोगों की आशाओं का बजट होगा जो सरकार से स्थायी तौर पर और सीधे तौर पर किसी लाभ की उम्मीद करते हैं। यह बजट पूंजीपतियों के कर्जों को माफ करने वाला नहीं होगा। यह बजट हाथी उड़ाने जैसे ढकोसलों का बजट नहीं होगा। यह बजट निश्चित रूप से झारखंड में हेमंत बाबू की चल रही कल्याणकारी योजनाओं को और तेज गति से धरातल पर उतारने का बजट होगा। तो सरकार की अनुदान मांगों के समर्थन में अपनी इन बातों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। धन्यवाद मान्यवर।